Hello everyone, welcome to our channel Legal Mind Map and I am Riya and today we are going to cover the day 7 of CPC जो कि हमारी 10 days की ये प्लेलिस्ट चल रही है जिसमें हम वीडियोस डाल रहे हैं 10 वीडियोस लंबी हो रही है क्योंकि हम जो सब कुछ है ना जैसे कि मतलब पूरा CPC जो है हम एक एक वीडियो में पूरा लंबा उसे अच्छे से कवर कर रहे हैं डिटेल में ताकि आपको कहीं और ना जाना पड़े। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो आज के वीडियो में हम कवर करेंगे इंटरिम ऑर्डर्स यानी कि प्रोटेक्टिव मेजर्स होंगे उसके, जो कि बहुत ही सुपर सिंपल एक्सप्लेनेशन होने वाली है। सो स्टार्ट करते हैं हम अपने वीडियो को। सो नाउ टेम्परेरी इंजंक्शंस अंडर सिविल प्रोसीजर कोड। ठीक है कि टेम्परेरी इंजंक्शन सिविल प्रोसीजर कोड में क्या होते हैं। अब व्हाट इज एन इंजंक्शन? इंजंक्शन क्या होता है ये आपको पहले पता होना चाहिए। कोर्ट ऑर्डर दैट डायरेक्ट्स अ पर्सन। एक कोर्ट का ऑर्डर होता है, वो भी एक फाइनल ऑर्डर नहीं होता लेकिन वो बट कोर्ट का ऑर्डर होता है जो एक पर्सन को कुछ या तो कुछ करने के लिए बोलती है या फिर कुछ ना करने के लिए बोलती है। या तो किसी चीज को करने के लिए कहती है या कोई चीज ना करने के लिए कहती है, किसी चीज को करने के से रोकती है। ठीक है, सो अब ये इंजंक्शन वो भी टेम्परेरी क्या होता है? टेम्परेरी ऑर्डर, ये एक तरीके का टेम्परेरी ऑर्डर होता है। होप टेम्परेरी का मीनिंग क्लियर है आप लोगों को। और ये ऑर्डर ना केस के बीच में दिया जाता है। फाइनल ऑर्डर इसलिए नहीं होता क्योंकि केस तब तक खत्म ही नहीं हुआ होता आपका, या तो स्टार्टिंग में या बीच में ऐसे टाइम पे दिया जाता है जहाँ पे आपको कोई चीज उस अर्जेंट मोड पे करानी हो या नहीं करानी हो। ठीक है, अर्जेंसी में। ठीक है, और टेम्परेरी ऑर्डर पास ड्यूरिंग अ पेंडिंग केस। एक टेम्परेरी ऑर्डर है जो पास किया जाता है एक पेंडिंग केस के दौरान, ताकि कोई भी वो जो केस का जो सब्जेक्ट मैटर है, जिस चीज के ऊपर वो केस लड़ा जा रहा है, जो कि मोस्टली प्रॉपर्टी केसेस देखे जाते हैं ऐसे टेम्परेरी ऑर्डर के लिए, तो वो जो है वो चीज खराब ना हो पाए, वो डिस्ट्रॉय ना हो पाए। कि केस खत्म होगा तब तक डिसीजन आएगा लेकिन डिसीजन चाहे किसी के भी फेवर में आए, प्रॉपर्टी तो खराब हो गई या किसी और को बेच दी गई, वो चीज ना हो। ठीक है, तो ताकि हार्म ना हो फाइनल डिसीजन आने तक। तो अब वाई कोर्ट यूज इट? कोर्ट उसे यूज क्यों करती है? ठीक है, सो टू प्रोटेक्ट प्रॉपर्टी एंड लीगल राइट्स, ताकि प्रॉपर्टी और लीगल राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए। और टू प्रिवेंट डैमेजेस, डैमेजेस को रोका जाए, चीटिंग और इलीगल ट्रांसफर को प्रॉपर्टी की रोका जाए। और ना एक मेंटेन करती है कि स्टेटस क्यो यानी कि सेम सिचुएशन कंटिन्यूज, यानी एक मतलब आपका केस चलता रहेगा, मेंटेन रहेगा कि मतलब जो प्रॉपर्टी जिस हाल में है, जिस टाइम पे केस चल रहा है उसी हाल में रहे, वो सेम सिचुएशन रहे उसमें। ऐसा भी हो सकता है कोर्ट कहे कि आप अभी आगे कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते क्योंकि आप अभी केस चल रहा है इस प्रॉपर्टी पे कि आपके नाम पे है या नहीं, तो वो किसी चीज को रोक दिया कोर्ट ने वहीं पे। या आप आगे सेल नहीं कर सकते, या फिर अभी आप हाउस वेकेंट करने का ऑर्डर नहीं दे रहा हूँ मैं, या दे रहा हूँ आपको, डिपेंड्स ऑन केस। नाउ लीगल बेसिस वेयर दिस पार कम्स फ्रॉम, ये पार आती कहाँ से है? ठीक है, सो ऑर्डर 39 रूल 1 से 3 तक सीपीसी की ऑर्डर, ये जो पार है आपको मिलती है इस प्रोविजन के थ्रू। नाउ कोर्ट में ग्रांट इंजंक्शन व्हेन, कोर्ट कब आपको इंजंक्शन ग्रांट करती है? एक तो प्रॉपर्टी इज इन डेंजर ऑफ, प्रॉपर्टी जब खतरे में होती है कि या तो उसे केस के दौरान डैमेज कर दिया जाएगा, ठीक है, खराब कर दिया जाएगा, या फिर उसे किसी और को गलत तरीके से बेच दिया जाएगा, सेल कर दिया जाएगा। फिर क्या होगा? थर्ड पार्टी भी इस केस में आ जाएगी, केस और लंबा खींचेगा, उस थर्ड पार्टी के साथ भी उसे पता नहीं होगा, उसके साथ भी फ्रॉड हो जाएगा। तो ये सारी चीजें को रोकने के लिए। अब डिफेंडेंट थ्रेटन्स, अगर डिफेंडेंट जो है टू चीट क्रेडिटर, डर रहता है इस चीज का कि क्रेडिटर को चीट हो सकता है, या फिर हाइड और रिमूव प्रॉपर्टी, और या फिर हाइड हो सकती है या रिमूव हो सकती है प्रॉपर्टी। ठीक है, डिफेंडेंट थ्रेटन्स में टू डिस्पोज प्लेंटिफ, एक और ये भी डर रहता है कि प्लेंटिफ टू डिस्पोजेस प्लेंटिफ एंड टू कॉज इंजरी रिलेटेड टू प्रॉपर्टी। तो ये सारे इश्यूज जो रहते हैं इसकी वजह से ये अप्लाई होता है हमारा टेम्परेरी इंजंक्शन। ठीक है, और किस केस में एप्लीकेबल होता है? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट केसेस एंड एनी सिविल इंजरी केसेस, कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच के केसेस हो गए या फिर कोई सिविल इंजरी केसेस हो गए। इफ कोर्ट गिव्स इंजंक्शन विदाउट हियरिंग अदर पार्टी, अगर कोर्ट इंजंक्शन देती है बिना दूसरी पार्टी को सुने, तो उस जो रीजन उन्होंने सुना है उसको रिकॉर्ड करना होगा और वो बहुत सॉलिड होना चाहिए। नाउ व्हाट कोर्ट एक्चुअली डिसाइड्स एट दिस स्टेज, कोर्ट क्या डिसाइड करती है स्टेज पे? इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग एट इंजंक्शन स्टेज, इंजंक्शन की स्टेज पे कोर्ट डज नॉट डिसाइड हु विल फाइनली विन। कोर्ट को नहीं पता होता कि न्याय क्या है, इंसाफ क्या है, कौन जीतेगा इस केस को। लेकिन कोर्ट जो है उस सिचुएशन में जो सब्जेक्ट है आपका, यानी जैसे प्रॉपर्टी है, तो उसको प्रोटेक्ट करने का सोचती है कि ताकि जो भी जीते उसके हिस्से में सही चीज और ठीक तरीके से आए, उसको कोई डैमेज ना मिले।
अब पर्पस क्या है इसका कि कोई ऐसा डैमेज, ऐसा हार्म ना हो जिसे रिपेयर ना किया जाए, जिसे वापस ना किया जाए, और इंश्योर किया जाता है कि फाइनल जजमेंट जो है वो मीनिंगफुल रहे। यानी ये फाइनल जजमेंट नहीं है, टेम्परेरी ऑर्डर है। इसे तब तक यूज किया जाता है जब तक केस चल रहा है, या फिर कोर्ट के नेक्स्ट ऑर्डर तक, जब तक कोर्ट नहीं कहता है। तो फिर कोर्ट के फाइनल ऑर्डर की एक वो होती है ना, लोगों की एक इंपॉर्टेंस होती है कि भाई ये तो टेम्परेरी ऑर्डर है, इसे मानना है हमें, लेकिन फाइनल ऑर्डर अभी तक आया नहीं। हो सकता है मेरे हित में टेम्परेरी ऑर्डर नहीं है, लेकिन मेरे फेवर में फाइनल ऑर्डर हो, तो फाइनल ऑर्डर की एक इंपॉर्टेंस है वो बनी रहती है। नाउ नेचर ऑफ पावर, डिस्क्रिशन, इक्विटेबल एंड बेस्ड ऑन फेयरनेस एंड रिस्क। तो ये सारे इसके नेचर है, इस पार का नेचर है कि क्यों ये पार मिली है और किस टाइप की ये पार होती है। नाउ टू डिसाइड वेदर, ये आपको नीचे आई डोंट नो, मुझे दिख रही है लाइन बट मुझे लगता है शायद आपको ना दिखे, तो मैं पढ़ रही हूँ इस लाइन को, ध्यान से सुन लेना। टू डिसाइड वेदर प्रोटेक्शन इज नीडेड, आपको डिसाइड करना है कि प्रोटेक्शन की जरूरत है या नहीं। कोर्ट अप्लाइज 3 एसेंशियल कंडीशंस। अब प्रोटेक्शन की जरूरत है या नहीं किसी प्रॉपर्टी को, किसी सब्जेक्ट को, तो कोर्ट उसमें 3 एसेंशियल कंडीशंस अप्लाई करके ये बात को पता करता है। ठीक है, आ गए हम 3 एसेंशियल कंडीशंस पे। ठीक है, सो इसमें जो 3 कंडीशंस है वो बिलोंग करती है कोर्ट्स डिसीजन मेकिंग टेस्ट फॉर ग्रांटिंग टेम्परेरी इंजंक्शन। अब कोर्ट डिसीजन कैसे लेगा ग्रांटिंग टेम्परेरी इंजंक्शन, यानी कैसे ग्रांट करेगा इंजंक्शन को, वो हम देखते हैं। पहली होती है प्राइमा फेसी, और दूसरी है इररिपेरेबल इंजरी, तीसरी है बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस। तो ये 3 कंडीशंस होती है जो कोर्ट देखता है और डिसाइड करता है कि इस केस में टेम्परेरी इंजंक्शंस ग्रांट करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। सो इफ एनी वन, और इन तीनों को मैं एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, अभी वीडियो को पूरा देखो, आगे तक सब समझ आएगा आपको, कोई चीज भी बिना एक्सप्लेन करे नहीं छोड़ी जाएगी। और डाउट्स होंगे वो भी आप कमेंट बताएंगे तो वो भी एक्सप्लेन होंगे। इफ एनी वन फेल सीरियसली, अगर कोई सीरियसली फेल हो जाता है, injunction may be refused। ठीक है, so these conditions are: is the claim genuine, क्लेम जेन्युइन है या नहीं। आप प्राइमा फेसी में क्या देखते हैं, जब आप स्टार्टिंग में कोर्ट एक केस को लेता है तो वो देखता है कि एक दो क्लेम जो किसी पर्सन ने किया है कि मान लो ये प्रॉपर्टी मेरी है, क्या बेसिस पे आप ये चीज बोल रहे हो, तो वो जेन्युइन है या नहीं है। विल हार्म बी परमानेंट, और अगर कोई हार्म होता है इस प्रॉपर्टी को तो वो इररिपेरेबल है या नहीं है, कि वो परमानेंट हार्म तो नहीं है, ऐसा कि जो है जो भी जीते जिसके हित में भी वो चीज आएगी उस वो जब हार्म हो जाएगा तो उसकी भरपाई नहीं हो सकती। एंड हु सफर्स मोर इफ ऑर्डर इज पास्ड और रिफ्यूज्ड, और कौन ज्यादा सफर करेगा जब ऑर्डर पास हो गया या फिर रिफ्यूज कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया अगर ऑर्डर तो। कंडीशन 1 प्राइमा फेसी। ठीक है, इसका मीनिंग है देयर मस्ट बी रीजनेबल लीगल केस, एक रीजनेबल लीगल केस होना चाहिए, कोई फॉल्स क्लेम नहीं होना चाहिए, वीक क्लेम नहीं होना चाहिए। आप जो भी बोलो उसे एविडेंस के थ्रू सपोर्ट करो अपनी स्टेटमेंट को, ये जरूरी है। ठीक है, like it does not need final proof, but if you are saying that this property belongs to me or this thing belongs to me, then you have to प्रूव इट, अपनी ओनरशिप को कोई छोटे से छोटे प्रूफ के साथ भी अगर आप प्रूफ कर दो। फॉर एग्जाम्पल यू आर लिविंग इट, लाइक आप 15 साल से वहां पे रह रहे हो लिविंग दे, तो ऐसा कुछ करके आपको कुछ ना कुछ प्रूफ करना। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एकदम फाइनल ऑर्डर वाला प्रूफ करना, बट इतना कि आपके इस केस को इतना स्ट्रांग बनाए कि कोर्ट उस पर कुछ परसेंट तक बिलीव कर पाए और उन्हें लगे कि हाँ भाई इस केस को सुनना जरूरी है। नाउ व्हाट कोर्ट्स चेक, आर डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल। इस कंडीशन में, यानी ये जो फर्स्ट स्टेज मान के चल लो प्राइमा फेसी की, तो इसमें कोर्ट क्या चेक कर रही है कि डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल है या नहीं है जो आप क्लेम कर रहे हो। डज द क्लेम अपीयर लीगली वैलिड, आपका जो क्लेम है वो लीगली वैलिड है या नहीं, और केस जो है उसे आर्ग्यू किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, आर्ग्यूमेंट्स के लायक भी है या नहीं है केस। इसके एग्जांपल है जैसे कि सेल डीड जो शो कर रहा है ओनरशिप, या फिर रिटन अग्रीमेंट या रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट या फिर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। ठीक है, इसको सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। इफ अ पर्सन शोज रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी, एक पर्सन है जो रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी को शो करता है, प्रॉपर्टी पेपर्स को, तो कोर्ट उसको एक्सेप्ट कर लेगी प्राइमा फेसी ऑनरशिप में। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे आ गए हम। नेक्स्ट कंडीशन है, या फिर आप नेक्स्ट स्टेज बोल लो, मैं ऐसे स्टेज के थ्रू ज्यादा अच्छे से समझ पाती हूँ। इररिपेरेबल इंजरी, ऐसी इंजरी जिसे रिपेयर नहीं किया जाएगा, इतना बड़ा डैमेज हो सकता है अगर इंजंक्शन पास नहीं किया तो। ठीक है, अब इस स्टेज में क्या है मीनिंग, लॉस दैट मनी कैन नॉट प्रॉपरली रिपेयर, मनी पूरी तरीके से उस लॉस को रिपेयर नहीं कर पाएगा, ऐसा लॉस हो सकता है अगर आपने टेम्परेरी इंजंक्शन नहीं दिया तो। उस तभी इररिपेरेबल इंजरी अगर है तो ही कोर्ट टेम्परेरी इंजंक्शन देगी, वरना नहीं देगी। कोर्ट को लगता है कि नहीं ऐसे कोई इंजरी वाला डर नहीं है। नाउ कोर्ट आस्क इफ इंजरी हैपेंस टुडे, कि इंजरी जो है वो आज ही हो सकती है, क्या मनी उसको कल फिक्स नहीं कर सकता अगर आज हो जाती है तो। इफ नो,
इररिपेयरेबल। अब एग्जाम्पल है डिमोलिशन ऑफ हाउस, कि हाउस डिमोलिश कर दिया गया जिस पे केस चल रहा है, या फिर इलीगल उसको डिस्पोज कर दिया गया है, या फिर रेपुटेशन या ट्रेडमार्क कुछ लॉस हो गया, या फिर डिस्ट्रक्शन ऑफ यूनिक प्रॉपर्टी, कोई यूनिक टाइप की प्रॉपर्टी थी जिसको इस तरीके से वो कर दिया, इसको तोड़ दिया या खराब कर दिया कि आप पैसा भी लगा देंगे तो वो सेम चीज दोबारा नहीं आ सकती। ऐसी ऐसी कुछ चीजें होंगी तो वहां पे तो कोर्ट को देखना पड़ेगा कि हाँ भाई हमें टेम्परेरी इंजंक्शन पास करना चाहिए कि इस प्रॉपर्टी को टच भी नहीं करेगा जब तक केस पूरा नहीं हो जाता ना। इररिपेयरेबल क्या हो गया, नॉट इररिपेयरेबल, ठीक है, कि मतलब कोर्ट को पता है अगर कुछ ऐसा वैसा हो भी गया तो भाई हम बाद में जो पर्सन हारेगा या जिसने ऐसा कुछ गलत किया होगा हम उससे पैसे निकलवा लेंगे। तो जैसे कि सिंपल मनी लॉस हो गया या फिर इजीली कैलकुलेबल डैमेज हो गया, ठीक है, तो ये नॉन इररिपेयरेबल होता है। तो वहाँ ऐसी केसेस में नॉन इररिपेयरेबल में हम जो इंजंक्शन है वो पास नहीं करते हैं, ठीक है। अब आता है हम कंडीशन 3 पे, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस। बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस यानी कि मीनिंग, कोर्ट कंपेयर्स हार्डशिप ऑफ बोथ द पार्टीज, दोनों की जो मुसीबतें हैं उनको कंपेयर किया जाता है। इसमें कोर्ट पूछती है कि कौन सफर ज्यादा करेगा और किसकी साइड ज्यादा रिस्क है। इसमें एग्जाम्पल से समझे तो इफ प्लेंटिफ लॉसेस हाउस परमानेंटली, अगर प्लेंटिफ का घर हमेशा के लिए चला जाता है, वर्सेस डिफेंडेंट जो सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन डिले फेस करता है, तो इसमें जो ज्यादा रिस्क में है वो प्लेंटिफ है, राइट। सो प्लेंटिफ सफर मोर। बैलेंस फेवर प्लेंटिफ, जो बैलेंस है वो किसको फेवर करेगा, जो बैलेंस है वो करेगा प्लेंटिफ को फेवर, की कंडीशन क्या रोके या फिर मतलब जो ऑर्डर है वो भी तो दो टाइप के होते हैं ना, कि इंजंक्शन आप जब पास करोगे तो या तो कोई चीज करने का इंजंक्शन पास करोगे या कोई चीज रोकने का इंजंक्शन पास करोगे। जैसे कि अब मैं इस एग्जाम्पल को और अच्छे तरीके से समझाऊं तो ये दिस इज द हाउस, ठीक है। अब यहाँ पे एक बिल्डर कह रहा है कि ये मेरा है, ठीक है, और मुझे इस पे यहाँ पे इसे तोड़ के मॉल बनाना है। और यहाँ पे जो प्लेंटिफ है वो कह रहा है ये मेरा घर है, मैं इसमें हमेशा से रहता हूँ, अगर बिल्डर ने ये तोड़ दिया तो मेरा घर मुझसे छिन जाएगा और मेरे पास कोई सेकंड प्रॉपर्टी नहीं है रहने के लिए, दिस इज माई हाउस, मेरी ओनरशिप है। और बिल्डर भी अपनी ओनरशिप बता रहा है। वो किसका घर है या वो प्रॉपर्टी किसकी है वो कोर्ट एंड में डिसाइड करेगी, इस पूरे केस को समझेगी। लेकिन इससे पहले कि जो बिल्डर उस घर को किसी पेपर्स के बेसिस पे तोड़ना चाह रहा है, वहां पे कोर्ट किसी एक तरीके का इंजंक्शन पास करेगी। तो वो कोर्ट यहाँ पे देखेगी कि प्लेंटिफ का तो घर है, बिल्डर का जो सिर्फ नुकसान हो रहा है प्रॉपर्टी ना तोड़ने पे वो है उसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो डिले हो रही है, उसका काम डिले हो रहा है। लेकिन अगर प्रॉपर्टी तोड़ दी बिल्डर ने, क्योंकि बिल्डर का नुकसान ना हो, लेट ना हो काम केस चलते हुए, तो प्लेंटिफ का घर चला जाएगा। तो यहाँ पे कोर्ट प्लेंटिफ का देखेगी कि इसको रिस्क और लॉस ज्यादा है, तो प्लेंटिफ के फेवर में वो इंजंक्शन पास किया जाएगा कि जब तक इस केस को सॉल्व नहीं किया जाता है तब तक प्लेंटिफ इस घर में रहेगा और इस घर को कोई टच भी नहीं करेगा। जैसे ही कुछ प्रूव हो जाता है फिर हम बिल्डर को अलाउ कर देंगे कि आप ये घर तोड़ो, और नहीं प्रूव कर पाता है बिल्डर तो फिर प्लेंटिफ का ही ये घर रहेगा एज सच, ठीक है। इस तरीके से कोर्ट इंजंक्शन पास करती है। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ एविडेंस एंड प्रोसीजर। एविडेंस यूज, कौन से एविडेंस यूज किए जाते हैं, एफिडेविट, प्रॉपर्टी पेपर्स, फोटोज, नोटिसेस, रिकॉर्ड्स, ठीक है, ये सारे डिसाइडेड डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी होती है कि तो यूज करने ही करने होते हैं, और भी कुछ निकल ही आते हैं कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट्स अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, स्टोरी, फैक्ट। नाउ व्हेन एप्लीकेशन फाइल, एप्लीकेशन कब फाइल की जाती है, अलोंग विथ प्लेंटिफ और ड्यूरिंग केस, प्लेंटिफ के साथ या फिर केस के दौरान। अब डॉक्यूमेंट्स क्या फाइल होते हैं, एप्लीकेशन, एफिडेविट, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एंड अंडरटेकिंग। नाउ एक्स पार्टे इंजंक्शन एंड सेफगार्ड्स, इसमें क्या मीनिंग होता है इस बात का, इस बात को समझते हैं। इंजंक्शंस ग्रांटेड विदाउट हेयरिंग अदर पार्टी, ऐसे इंजंक्शंस जिन्हें ग्रांट किया जाता है, यानी ऐसे टेम्परेरी ऑर्डर्स जिनको केस के बीच में ग्रांट किया जाता है दूसरी पार्टी को सुने बिना, ठीक है। सो नाउ अलाउड ओनली व्हेन, अब ये इसके भी कुछ कंडीशंस है कि कब अलाउ किए जाते हैं। इमीडिएटली, सॉरी, इमीडिएट डेंजर एग्जिस्ट, जहां पे ऐसा अर्जेंटली डेंजर आ जाए कि अभी तो इसको एक दिन भी डिले नहीं करना, फटाफट से सुनाओ। अगली डेट आई, अगली डेट में किसी को बुलाया, प्लेंटिफ या मतलब डिफेंडेंट जिसको भी बुलाया उस पार्टी को बुलाया, तब तक बहुत देर हो जाएगी। या फिर डिले डिफीट्स जस्टिस, और जस्टिस मिलने में काफी डिले हो रहा है तो वहां पे लगता है कि अब तो हमें टेम्परेरी इंजंक्शन पास कर देना चाहिए क्योंकि केस और लंबा खिंचने वाला है। नाउ कोर्ट मस्ट रिकॉर्ड रीजंस,
कोर्ट को इस चीज को करने के लिए रीजंस रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। मैंने क्या कहा था, सॉलिड रीजन होना चाहिए। फिक्स अर्ली हियरिंग एंड प्रोटेक्ट्स डिफेंडेंट राइट्स। अर्ली हियरिंग्स भी फिक्स करनी पड़ेगी ताकि जल्दी जल्दी डेट्स आए, और डिफेंडेंट्स के राइट को भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। डिफेंडेंट कैन अप्लाई टू कैंसिल लेटर। अब ये मोस्टली क्या होता है, डिफेंडेंट के केसेस में ही होता है कि डिफेंडेंट एक्स पार्टी होता है, तो यहाँ पे डिफेंडेंट को अप्लाई, डिफेंडेंट इसे बाद में कैंसिल करने के लिए अप्लाई कर सकता है, ठीक है। Now, conditions, security, and other interim remedies. So now court may impose deposit money. कोर्ट क्या और चीजें क्या कर सकती है इंटरिम, बीच में, केस के बीच में मनी डिपॉजिट के लिए बोल सकती है, बैंक गारंटी के लिए बोल सकती है, अंडरटेकिंग के लिए बोल सकती है। इसका पर्पस होता है डिफेंडेंट कोई, मतलब कि प्रोटेक्ट डिफेंडेंट फ्रॉम मिसयूज, कि किसी भी चीज का मिसयूज ना हो, एक तरीके से गर्दन दबा लेना। ओके। Now, other interim remedies, attachment before judgment, receiver, commissioner, all aim to preserve property and evidence। ये सारी चीजें जो हथियाई जाती है ना कोर्ट के थ्रू, नॉट हथियाई जाती है बट कोर्ट के थ्रू ये ली जाती है, और मैं इसको ऐसी लैंग्वेज में इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके समझ पाए इस चीज को। सो ये सारी चीजें किस लिए होती है, ताकि मैंने फिर बोला कि भाई सामने वाले की गर्दन हाथ में ले लो, अब इस तरीके से दबा दो कि अभी भाई जब तक केस खत्म नहीं होता तो कुछ छेड़ाछाड़ी नहीं कर सकता, ठीक है। नाउ कॉमन प्रॉब्लम्स एंड ऑपोजिशंस। कॉमन प्रॉब्लम क्या है इसमें, डिले बाय प्लेंटिफ। प्लेंटिफ की तरफ से डिले हो सकता है, वेग प्रेयर्स हो सकती है, यानी बड़ी बड़ी प्रेयर, मैं ये चाहता हूँ, मैं वो चाहता हूँ, इतना मत रखो, ठीक है। अब्यूज ऑफ इंजंक्शन और पब्लिक इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट। नाउ डिफेंडेंट में आर्ग्यू, डिफेंडेंट क्या आर्ग्यू कर सकता है, नो प्राइमा फेसी केस, प्राइमा फेसी देखा जाए तो केस बनता ही नहीं है, ऐसा डिफेंडेंट आर्ग्यू कर सकता है कि इतने आपके पास प्रॉपर प्लीडिंग और एविडेंसेस नहीं है। देन मनी कॉम्पनसेशन इनफ, ठीक है, मनी कॉम्पनसेशन इस केस में इनफ है, या फिर डिले एग्जिस्ट, बहुत डिले हो रहा है, या फिर फॉल्स अर्जेंसी, ये जो अर्जेंसी टेम्परेरी इंजंक्शन लेने की दिखाई जा रही है ये फॉल्स है। ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि टेम्परेरी इंजंक्शन लिया जाए, मैं कोई भाग के नहीं जा रहा, मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ तो किस चीज का डर, ऐसे वाला टाइप कुछ। सो नाउ फाइनल कंट्रोल, वेकेशन अपील एंड प्रैक्टिकल यूज, वेकेंट वाली है, ठीक है। नाउ इंजंक्शन कैन बी कैंसिल्ड इफ, इंजंक्शन कैंसिल की जा सकती है अगर फॉल्स फैक्ट हो, या फिर जो सिचुएशन में इंजंक्शन ग्रांट की गई थी वो चेंज हो गई हो, या फिर कोई जरिस्डिक्शन एरर हो, तो इन केसेस में इंजंक्शन को चेंज कर भी, कैंसिल भी कर दिया जाता है। और अपील के थ्रू अगर किया जाता है तो ये हायर कोर्ट कर सकती है उसको इंजंक्शन को मॉडिफाई, यानी कुछ चेंजेस ला सकती है उसमें, और या फिर छोड़ सकती है कि भाई नहीं जैसा है वैसा बने रहने दो, मर्जी हाई कोर्ट की, उन्हें देखना पड़ेगा पहले सिचुएशन को, उस हिसाब से कर सकती है। नाउ द केस लॉ, दलपत कुमार वर्सेस प्रहलाद सिंह, ठीक है। सो दिस इज अ सुप्रीम कोर्ट केस। बाय द वे मेरे चैनल पे एक रील आपको फॉर श्योर मिलेगी जिसमें आप ये पूरा, इस नाम का क्या मीनिंग है, इस नाम का क्या मीनिंग है, AIR का क्या मीनिंग होता है, SC और ये 276, इन सब के क्या मीनिंग होते हैं, अगर आपको ये चीज नहीं पता है तो मैं इसके कमेंट में मतलब कमेंट कह रही हूँ मैं, इसके डिस्क्रिप्शन में उस रील का लिंक अटैच कर दूंगी। आई होप, आई थिंक होता है, वैसे मैंने कभी रील का लिंक अटैच नहीं किया है बट मैं देख के कर दूंगी, ठीक है। तो वो रील जरूर मेरे चैनल पे देख लेना आप, रील इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे भी जाएगी हमारी शॉर्ट। तो उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि जब ये केस लॉज हम करते हैं तो इनमें, इन नेम्स में, इन सब चीज़ों के क्या मीनिंग होते हैं। नहीं पता तो जान लो, क्योंकि आप एक लॉ स्टूडेंट हो और आपको अगर आगे अपने करियर में कहीं पहुंचना है तो अगर ये चीज़ें नहीं पता होगी तो कहीं नहीं पहुंच पाओगे, तो ये चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। So all my students, you should know all these things. So this is a Supreme Court case law which clearly states, जो clearly state करता है, 3 essential conditions that must be satisfied for temporary injunction। 3 ऐसी conditions जो satisfy करती है temporary injunction को। तो ये इस केस में बताया गया है कि एक सुप्रीम कोर्ट केस लॉ है जो बताता है। Now the plaintiff must show a prima facie, जो हमने अभी कंडीशन पढ़ी है वो इस केस लॉ के थ्रू हम समझ रहे हैं, ठीक है। A serious question deserving trial, the plaintiff would suffer irreparable injury if injunction is not granted, ठीक है। मैं I am not explaining this as I have already explained you, and this is written in such an easy language that you can able to understand it. Now the balance of convenience must favor the party seeking injunction। जो balance of favor है, सॉरी बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस है, वो उस पार्टी के फेवर में होता है जो इंजंक्शन ले रही है। मैंने आपको बताया भी था कि बैलेंसिंग कैसे डिसाइड करती है कोर्ट, इसको अच्छे से समझाया मैंने आपको, ठीक है। अब आते हैं हमारे इलस्ट्रेशन पे और चेक करते हैं कि आपने किस तरीके से हमारी वीडियो को समझा है, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं या नहीं है। अगर आपको इलस्ट्रेशन नहीं आती है तो फिर जान लो कि मतलब, ठीक है।
नाउ फैक्ट क्या है इसका, मिस्टर ए हैज फाइल्ड अ सिविल सूट अगेंस्ट मिस्टर बी। ठीक है, मिस्टर ए जो है उन्होंने सिविल सूट फाइल किया मिस्टर बी के अगेंस्ट, क्लेम किया है कि मिस्टर बी जो है वो सेल करने वाले थे उनकी प्रॉपर्टी को किसी थर्ड पार्टी को, वो भी सूट पेंडिंग था, इनका केस चल रहा था कोर्ट में। अब क्वेश्चन ये है कि क्या मिस्टर ए गेट अ टेम्परेरी इंजंक्शन, क्या मिस्टर ए को टेम्परेरी इंजंक्शन मिलेगा रिस्ट्रेनिंग मिस्टर बी फॉर सेलिंग द प्रॉपर्टी, कि मिस्टर बी रुक जाए प्रॉपर्टी को सेल ना करे। इसमें क्या चेक पॉइंट है कि आपको क्या चेक करना है, ये मैंने जबरदस्ती वही लिखवाया, मैंने कहा लिखना पड़ेगा, ये बच्चों को पता होना चाहिए कि इसके ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उसमें देखना क्या क्या है। आंसर तो यहाँ पे भी लिखा है, लेकिन क्या क्या देखना है। पहले तो प्राइमा फेसी इस केस का चेक करेंगे हम कि कोई सीरियस क्वेश्चन आता है ओनरशिप का इस केस के अंदर, देन हम इसमें चेक करेंगे कोई इरिपेरेबल इंजरी है, इफ प्रॉपर्टी सोल्ड मनी वॉन्ट बी कॉम्पेंसेट फॉर लॉस्ट लैंड, भी वो इरिपेरेबल हो जाएगा। और बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस चेक करेंगे, हार्डशिप चेक करेंगे, ये सब चीजें चेक करने के बाद यस टेम्परेरी इंजंक्शन कैन बी ग्रांटेड बिकॉज ऑल थ्री कंडीशंस एग्जिस्ट। इफ एनी ऑफ दीज इज मिसिंग, अगर इनमें से कोई भी मिसिंग होती है, नो इंजंक्शन कैन बी ग्रांटेड। ठीक है, और ये हमने केस लॉ जो पढ़ा था, कहाँ गया हमारा केस लॉ, इसमें था। ठीक है, नाउ इलस्ट्रेशन 2, कॉन्ट्रैक्ट केस। फैक्ट इसमें क्या है, एक्स कॉन्ट्रैक्ट्स विद वाई, एक्स ने वाई के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया मशीनरी सप्लाई करने का sorry, Y threatens to breach the contract and use a part from another supplier। जो Y था उसने मतलब एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करा कॉन्ट्रैक्ट, और उसने जो अनदर सप्लायर था उससे पार्ट यूज किया। अब X को थोड़ा घबराहट हुई इस चीज को देखते हुए, और उसने दैट द स्पेसिफिक मशीनरी पार्ट आर यूनिक, कि ये मशीनरी पार्ट जो थे वो यूनिक थे एंड कैन नॉट बी रिप्लेस्ड इजीली, और इतनी इजीली रिप्लेस भी नहीं हो सकते। तो क्वेश्चन ये है कि जो कोर्ट है क्या वो टेम्परेरी इंजंक्शन ग्रांट करेगा, वाई को स्टॉप करेगा यूजिंग द ऑल्टरनेटिव सप्लायर, दूसरे सप्लायर को यूज करने के लिए। इसमें भी हम यही देखेंगे प्राइमा फेसी क्या बनता है, यस कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट हुआ है इसमें। ठीक है, अब आप देख रहे हो ना अलग अलग प्रॉपर्टी का केस है, एक तो प्रॉपर्टी का था, अब एक कॉन्ट्रैक्ट टाइप का केस हो गया, ये दो इलिस्ट्रेशन इसलिए लेकर आई गई है। ना इरिपेरेबल इंजरी है या नहीं, हाँ इफ द स्पेसिफिक मशीनरी पार्ट्स जो है उन्हें रिप्लेस नहीं किया जा सकता है, जो आइडेंटिकल पार्ट्स है वो अनअवेलेबल है, सो द लॉस कुड बी इररिपेरेबल। अब जो बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस है कोर्ट वो चेक करेगा, अगर एक्स लॉस करता है तो उसकी यूनिक मशीनरी पार्ट्स उसके बिजनेस को परमानेंटली बहुत बुरा इफेक्ट पड़ेगा, वर्सेस वाई वेट करेगा अंटिल ट्रायल द बैलेंस इज विद एक्स, तो एक्स के पास बैलेंस है तो इंजंक्शन ऑर्डर एक्स के फेवर में पास होगा। तो आंसर इज यस, टेम्परेरी इंजंक्शंस लाइकली बिकॉज इररिपेरेबल इंजरी, यानी कि इस केस में टेम्परेरी इंजंक्शन किया जाएगा एंड बेसिस ऑफ कन्वीनियंस फेवर एक्स। इफ द पार्ट्स आर इजिली रिप्लेसेबल, अगर पार्ट्स इजिली रिप्लेस किए जाते एंड डैमेज्ड आर एडिक्वेट, इंजंक्शंस जो थी वो रिफ्यूज की जा सकती थी, इंजंक्शन मे बी रिफ्यूज्ड। ओके, दैट्स इट इन दिस वीडियो। आई ट्राइड कि मैं मतलब मुझे ऐसा खुद फील हो रहा था कि बहुत लंबी वीडियोस बन रही है, तो आई वाज थिंकिंग कि मैं इनको थोड़ा सा छोटा करके सारी चीजें एक्सप्लेन करती हूँ, इसलिए मैंने इसको सिर्फ पॉइंटर्स पॉइंटर्स पे रखा, नॉट बिग 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 पैराग्राफ, जिससे आपको दिक्कत ना आए। सो मुझे भी थोड़ा लग रहा था, एक कहीं ना कहीं एक आ जाता है ना कि आप लोग कमेंट जब तक करेंगे तब तक पूरी प्लेलिस्ट खत्म हो जाएगी, तो एक आता है मन में ही आता है कि मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स नहीं कर पाएंगे, 40 50 मिनट्स की वीडियो जाती है, हालांकि मैं बाकी पेजेस पे देखती हूँ जुडिशरी वगैरह के, उन पे ऐसा होता है कि भाई एक एक डेढ़ डेढ़ दो दो घंटे की वीडियोस भी जाती है, जो एस्पिरेंट है वो काफी डेडिकेटेड होते हैं। तो डेडिकेटेड आप भी है जो मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, बट एज इन दीज आर फॉर जुडिशरी, बट कॉलेज वाले स्टूडेंट्स भी इनको देख रहे हैं, तो मैंने सबके हिसाब से वीडियो बनाई है, और मेरे को मेरी वीडियोस को लंबा खींच के 2 3 घंटे का टाइम फ्रेम लगा के लाइक आवर्स काउंट करवाना, कैलकुलेट करवाने का कोई पॉइंट नहीं दिखता, ना मैं वो चीज़ करती हूँ, शुरू से ही मैं ऐसा नहीं करती हूँ, मैं छोटी से छोटी वीडियोस बनाने की ट्राई करती हूँ, अपना बेस्ट देती हूँ। सो दिस टाइम ऑल्सो मैंने ट्राई किया है कि इसको थोड़ा छोटा करा है, चीज़ें सारी कवर करी है, बस अलग तरीके से कवर करी है। सो आई होप आपको सब समझ आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है वीडियो में, एक्सप्लेनेशन समझ नहीं आ रही है, कोई डाउट आता है, यू वॉन्ट मी टू एड समथिंग, few more things, or want me to change any kind of way, something like kuch bhi, so let me know in the comment section, and don't forget to like, share and subscribe right now, और comment कर लेना please। ठीक है, डाउट हो नहीं हो तो भी, अच्छा लगा बुरा लगा बता देना, ठीक है। थैंक यू।